हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के अनसॉल्व सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट तक हमने शॉर्ट आंसर टाइप का तीसरा क्वेश्चन करवा दिया है। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा से आपका क्या आशय है, शारीरिक भाषा के प्रारूप का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका वर्णन करते हैं हम। यह आभाषिक अशाब्दिक संप्रेषण का एक प्रकार है। प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज टेरी ने इसे शारीरिक भाषा की संज्ञा दी है। शारीरिक भाषा को हम निम्न रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं या किया जा सकता है। पहला वाला है हाव भाव या मुद्रा या आसन। इसका अभिप्राय विभिन्न तरीकों से खड़े रहने, बैठने व लेटने से है। दूसरा वाला है भाव भंगिमा या अंग विक्षेप। यह हमारे हाथों, पैरों, कोहनियों व सिर, ललाट इत्यादि की हरकतों व गतिशीलता से संबंधित है। जैसे पहला वाला नाखूनों को कुतरना तनाव के अवसाद का प्रतीक है। दूसरा वाला तर्जनी और अंगूठे का गोला होना ओके को दर्शाता है। तीसरा वाला चेहरे की अभिव्यक्ति, फेस एक्सप्रेशन। चेहरे की अभिव्यक्ति शारीरिक भाषा के एक महत्वपूर्ण अंग है। और चौथा वाला है आंखों का संपर्क या नेत्र संपर्क। जे फास्ट के अनुसार आंखें अत्यधिक शक्तिशाली संप्रेषक हैं। और पांचवा वाला है चुप्पी यानी साइलेंस, अर्थात न बोलना, उत्तर न देना संप्रेषण का एक माध्यम है। यह सहमति व असहमति के रूप में भी व्यक्त होती है। अगला क्वेश्चन, तो ये हो गया। इसका अथवा वाला है प्रतिवेदन के प्रकार एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट। तो आइए इसे एक्सप्लेन करते हैं। कानूनी औपचारिकताओं के आधार पर रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन के प्रकार। पहला वाला है अनौपचारिक प्रतिवेदन। इसका स्वरूप छोटा अथवा बड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह पत्र के रूप में भी लिखी जा सकती है तथा इसमें औपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा औपचारिक प्रतिवेदन। यह रिपोर्ट एक निर्धारित फॉर्म के ऊपर देनी होती है तथा इसे उच्चाधिकारी के निर्देशों के अनुसार बनाया जाता है। इसमें औपचारिकताओं का पालन किया जाता है। प्रतिवेदन रिपोर्ट लेखन की विशेषताएं। यदि एक व्यक्ति अपने द्वारा तैयार की हुई रिपोर्ट अपने कुछ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो उसे इन बातों का ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातें? पहली, रिपोर्ट श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए, मतलब रिपोर्ट में वर्णित घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से दर्शाना चाहिए। दूसरा, स्पष्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट की भाषा बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा, सत्य रिपोर्ट। रिपोर्ट लेखन में सत्य रिपोर्ट ही सबसे बड़ी विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, मेक द कंपैरिजन बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। मौखिक एवं लिखित संप्रेषण की तुलना कीजिए। तो आइए तुलना करते हैं। पहला वाला है मौखिक संप्रेषण में संप्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों आमने सामने होते हैं, जबकि लिखित संप्रेषण में पत्र या अन्य प्रत्यक्ष माध्यमों से संप्रेषण होता है। दूसरे वाले से हमने डिवाइड कर दिया है। मौखिक में इसमें धन व समय की बचत होती है। लिखित वाले में यह एक अस्थायी दस्तावेज होता है। थर्ड वाला मौखिक संप्रेषण में इस माध्यम में कम से कम अपव्यय होता है, खर्चा होता है कम से कम। लिखित वाले में यह संप्रेषण सही व स्पष्ट होता है। चौथा वाला है इसमें उत्तरदायित्व की पुष्टि करना कठिन होता है मौखिक संप्रेषण में।
और लिखित संप्रेषण में यह एक महंगी प्रणाली है। 5वां वाला, यह संप्रेषण रिकॉर्ड के अभाव में अधिक दिनों तक याद नहीं रखे जा सकते। मौखिक वाले में, लिखित वाले में इसको बार बार पढ़ा, देखा व दोहराया जा सकता है। 6वां, इसमें तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है मौखिक वाले में, जबकि लिखित वाले में पत्रों के आवागमन में समय अधिक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां वाला हो गया। अथवा वाला, एक्सप्लेन द मेन बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण के प्रमुख अवरोधकों का वर्णन कीजिए। तो आइए वर्णन करते हैं हम। तो संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान कई कारणों से संप्रेषण देने वाले तथा प्राप्त करने वाले के मध्य कई प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। जैसे पहली बाधा है अधिक शब्दों का प्रयोग। कभी कभी संदेश प्रेषक अपने द्वारा भेजे गए संदेश में जटिल एवं द्विअर्थी शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, मतलब कंटेंट से रिलेटेड ज्यादा बातों को बताते हैं, जिससे समझने में कठिनाई होती है। दूसरा वाला, अनुवाद में बाधाएं। यदि संदेश प्राप्तकर्ता को उसकी बोलचाल की भाषा में नहीं मिलता तो उसे अपनी भाषा में अनुवाद करना पड़ता है, जिसका तर्क बदल जाता है। मतलब अनुवाद करने के बाद वो सेम सेंस में नहीं समझ पाता जो कम्युनिकेटर उसे देना चाहता है। अगला, संदेश पर ध्यान न देना। यदि संदेश प्राप्तकर्ता आलसी है, आलसी स्वभाव का है, यानी वह संदेश पर ध्यान नहीं देता है, तो बाद में कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर्स आ जाते हैं। लास्ट वाला, शोर। शोर मौखिक संप्रेषण की सबसे बड़ी बाधा है। संस्था के कारखानों में मशीनों की शोर की वजह से अपने ऊपर, मतलब अपने से ऊपर के कर्मचारियों यानी टॉप लेवल के संदेश को सही से सुन नहीं पाते, यानी जो नीचे के कर्मचारी होते हैं लोअर लेवल के, वह अपने ऊपर टॉप या मिडिल लेवल के कर्मचारियों की बात नहीं सुन पाते, जिससे कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां वाला, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पर्सनल एटीट्यूड। सकारात्मक व्यक्तिगत मनोवृत्ति के विकास का वर्णन कीजिए। तो आइए वर्णन करते हैं। 6th, मनोवृत्ति, नजरिया, दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड। दृष्टिकोण से अभिप्राय किसी एक व्यक्ति, समूह, वस्तु या विचार के विश्लेषण करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास। एक व्यक्तिगत सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास प्रवर्तक के माध्यम से विकसित होता है। प्रवर्तक से अभिप्राय संप्रेषण के द्वारा दृष्टिकोण का निर्माण, उसमें परिवर्तन तथा उसका पुनर्निर्माण से है। एक संप्रेषणग्राही संप्रेषकों को कितनी गंभीरता से ग्रहण करता है, यह संप्रेषण की सफलता व असफलता पर निर्भर करता है। तो हमने 6 क्वेश्चन करा दिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।